हो गया वो? नहीं हो नहीं रहा था सर। बाद में देखते हैं, आज की क्लास में तो नहीं अभी। नेक्स्ट basically this chapter deals with no correlating electricity and magnetism. So जो सबसे पहले आएगा that is Faraday's experiment. Faraday ने एक simple coil ली, attached no battery with it और एक बार मैग्नेट। So उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो बहुत सिंपल था कि एक बार मैग्नेट, एक कॉइल, कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर लगा लिया। He found that कि जब भी वो मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आता है, द गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। कि उसका जो सेटअप था दैट इज ऑफ काइंड लाइक, अगर हम फेरेडे के सेटअप की बात करें, उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे तो दोनों का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट था। कि फेरेडे का पहला सेटअप इस तरह का था कि उसने नॉर्मल मैग्नेट ली और एक कॉइल है जिसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच किया। ही फाउंड कि वो जब भी इस मैग्नेट को मूव करता है टुवर्ड्स द कॉइल, द गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। इस डायग्राम में शो किया है कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो करंट की कुछ डिफ्लेक्शन है, वो रीडिंग आ रही है -1। ही फाउंड किया कि वो नॉर्थ पोल को दूर लेके जाता है तो ये +1, मतलब करंट अपनी डिफ्लेक्शन चेंज करती है। अगर वो नॉर्थ पोल को पास लेके आता है तो करंट अगर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन शो की हुई है। अगर वो नॉर्थ पोल को दूर लेके जाता है तो करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। अगर वो मैग्नेट को स्टेशनरी कर देता है तो करंट 0 हो जाती है। सो सिंपल एक्सपेरिमेंट, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास लेके आया तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, दूर लेके गया तो डायरेक्शन ऑफ करंट बदल गई। एज सुन एज इट स्टॉप्स द मैग्नेट, डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस टू 0। फिर उसने देखा कि वो फास्टर, मतलब इसकी स्पीड जितनी बढ़ा देगा करंट उतनी ज्यादा फ्लो करेगी। सो फास्टर ही मूव्स द मैग्नेट, लार्जर विल बी द डिफ्लेक्शन। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल को पास लेके आता है तो भी डायरेक्शन बदल जाती है। कि अगर वो नॉर्थ पोल को पास लाने की जगह साउथ पोल को पास लेके आएगा, कि इस केस में जैसे शो किया हुआ है कि नॉर्थ पोल को पास ला रहा है तो करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। अगर वो साउथ पोल को लाएगा तो डायरेक्शन फिर बदल जाएगी। साउथ पोल को दूर लेके जाएगा तो भी डायरेक्शन बदलेगी। पर हर केस में अगर वो मैग्नेट और उसको रोकता है तो डिफ्लेक्शन नहीं होती। सो उसने फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। उसने मैग्नेट स्टेशनरी कर दी, कॉइल को मूव किया कि कॉइल को पास लेके आया तो ही फाउंड कि वो नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके आया या कॉइल को नॉर्थ पोल के पास लेके जाए, इट मींस द सेम। कि दोनों केसेस में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल फास्ट मूव करेगा तो भी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। तो उसने ये कंक्लूड किया कि ये बेसिकली जो डिफ्लेक्शन है इसका कुछ लेना देना है विद द डिस्टेंस, हाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेरीज। रिलेटिव कंसेप्ट है कि मैग्नेट मूव करे या कॉइल मूव करे, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट एक ही डायरेक्शन में है। कि नॉर्थ पोल कॉइल के पास है या कॉइल नॉर्थ पोल के पास जाए। फिर उसने दोनों को एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव किया। मतलब अगर वो नॉर्थ पोल को इधर ला रहा था उसने कॉइल को भी इधर मूव करना शुरू कर दिया सेम स्पीड से। रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0। 0। तो इस केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। तो उसने इसके बेस पे लॉ दिए कुछ। अब पहले आपको लॉजिक क्या लगता है कि वाई द करंट फ्लोज जब वो इसको पास लेके आता है। हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फाइज बी डॉट ए, और अगर एन टर्न्स है तो वी कैन से इट्स एन बी ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला था। उसने लॉजिक दिया कि जब वो मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आता है या कॉइल को मैग्नेट के पास लेके जाता है
दोनों केसेस में कॉयल में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो चेंज होंगी। कि अगर वो नॉर्थ पोल को पास लेके आएगा तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में से बढ़ जाएगा, और अगर वो नॉर्थ पोल को दूर लेके जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाता है। तो उसने कहा कि फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ये उसकी पहली कंक्लूजन थी। फिर था कि फास्टर मूव करता है तो ज्यादा करंट फ्लो करती है। तो उसने कहा दैट मींस कितनी करंट फ्लो करेगी दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम है तो कम है। अब करंट फ्लो कर रही है तो देयर मस्ट बी सम सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो उसने उसको बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि अगर वो मैग्नेट को मूव करता है टुवर्ड्स द कॉइल या कॉइल को टुवर्ड्स द मैग्नेट, इन बोथ द केसेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप and that induced EMF results in induced current. तो उसने लॉ जो दिया फेरेडे ने, that was E is equals to minus d phi v by dt. तो फेरेडे का तो ये नॉर्मल सेटअप था कॉइल एंड मैग्नेट के साथ। पर अगर मैं फ्लक्स को देखूं, अगर हमने जो अभी तक फिजिक्स पढ़ी है उसको अप्लाई करें, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल चेंज कर जाए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे, एरिया चेंज करें, या एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इनमें से एक भी क्वांटिटी चेंज करेगी तो फ्लक्स चेंज करेगा। सो फ्लक्स चेंज करने का सिर्फ ये रीजन नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट को रोटेट करने लग जाऊं अपने एक्सिस पे तो फ्लक्स चेंज करेगा? नो सर। बिकॉज उस केस में डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा। अगर ये कॉइल रोटेट करने लग जाए तो करेगा। बिकॉज तब एंगल यस वेरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है किसी रीजन में, जैसे मैं बोलूं से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मेरे पास एक कॉइल है जो पेंडुलम के साथ अटैच्ड, अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट करे तो करंट फ्लो करेगी कॉइल में, यस सर। बिकॉज एंगल चेंज करेगा बट एंगल चेंज कर रहा है। मैं अगर इस कॉइल को मूव करना शुरू कर दूं या ऐसे ऑसिलेट करने लग जाए इस रीजन में, नो सर फिर नहीं करेगा। बिकॉज मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ही शो किया। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा तो फ्लक्स कम हो रहा है, अंदर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ रहा है। तो बेसिकली इनमें से एक भी चीज वेरी की, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड एरिया या एंगल, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल रिजल्ट्स इन इंड्यूस्ड करंट। ईएमएफ का तो ये फॉर्मूला हो गया कि ईएमएफ को लिख दिया डी फाई बाई डी टी। तो करंट इज, हम बाद में प्रूव करेंगे कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अगर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा वायर में। यस सर। Yes. तो हम इसमें प्रूव करेंगे कि बाद में जाके, मतलब नॉट पहली क्लास में, मे बी शायद थर्सडे या फ्राइडे तक पहुंचेंगे, दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। मींस वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव था, वर्क डन इन मूविंग अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। इसमें हम प्रूव करेंगे कि क्लोज्ड लूप में मूव करोगे तो वर्क डन जीरो नहीं आएगा अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। सो अगर मेरे को करंट लिखनी है, वी कैन से इट्स माइनस डी फाइव बाई डी टी इंटू आर। अगर मैं पूछूं से टाइम डी टी में चार्ज कितना फ्लो किया, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा? चार्ज विच फ्लोज थ्रू dq will be equals to माइनस डी फाई डी बाय आर। I dt. I dt means कितना चार्ज फ्लो करेगा, that does not depend on the time, that depends only on the change in flux which takes place and resistance.
और चेंज इन फ्लक्स निकालने के लिए देयर कैन बी डिफरेंट केसेस, लाइक अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के साथ, एरिया नंबर ऑफ टर्न्स और थीटा सेम है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इफ बी वेरीज, we can say b varies with time. E is equals to minus na cos theta into dB by dt. एरिया वेरी करेगा तो if only a varies. अगर थीटा वेरी करे तो फॉर्मूला if theta varies with time, तो EMF कितनी होगी? NAB sin theta d theta by dt cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है? minus sin -sin थीटा। तो EMF कितनी हो जाएगी? This is the formula used in AC generator. cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस sin थीटा। माइनस साइन थीटा या माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, sin theta d theta by dt साथ में डी थीटा बाई डी टी भी तो आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एंड डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, और मैंने थीटा को ओमेगा टी लिख दिया। मतलब आप ऐसे डिफरेंशिएट करने की जगह अगर आपको प्रॉब्लम है आप इसको ऐसे लिख लो, cos थीटा की जगह यू कैन राइट इट एज cos ओमेगा टी। तो cos ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो ये तो एक वे हो गया कि फेरेडे का एक्सपेरिमेंट। फेरेडे के एक्सपेरिमेंट में देखो कोई डाउट है तो? सर हाँ जी, C EMF is equal to rate of change of flux, magnetic flux से कहाँ से आया? हमने क्या कहा कि बेसिकली मैग्नेट या कॉइल में रिलेटिव मोशन है तो क्या चेंज कर रहा है? फ्लक्स। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फास्टर ही मूव्स द मैग्नेट लार्जर द करंट, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। वो जितनी फास्ट मूव करता है उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, उतनी ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, उतनी ज्यादा करंट होगी। नेगेटिव साइन क्यों है? वाई नेगेटिव साइन? डी फाई बाई डी टी तो उसके एक्सपेरिमेंट में ही प्रूव हो रहा है, बिकॉज फास्टर ही मूव्स द मैग्नेट लार्जर इज द करंट। वाई नेगेटिव साइन इज देयर? attractive forces आप में किसी ने पूछा नहीं कि नेगेटिव साइन क्यों लगाया मैंने साथ में? नेगेटिव साइन सर मतलब कि ईएमएफ का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लक्स ईएमएफ, ये मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ईएमएफ स्केलर है वेक्टर है? पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है या वेक्टर है? तो उसकी डायरेक्शन कुछ और सोचो। नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट सर जो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज कर रहे हैं। मान लो ये कॉइल है मेरे पास, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है। से साउथ पोल या नॉर्थ पोल में इसको पास लेके आया तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊंगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी डिफ्लेक्शन की। अगर मैं साउथ पोल पास लेके आऊंगा तो डायरेक्शन क्या होगी?
If south pole is moved towards the coil, left, दोनों में से फर्स्ट केस या सेकंड केस? second case, Second. Similarly, if south pole is moved towards, sorry, or away, इस केस में डायरेक्शन Right. first case, फर्स्ट केस. कौन से दो में सेम करंट फ्लो कर रही है? First and third. और सेकंड और थर्ड में सेम है. मतलब नॉर्थ पोल दूर जाए या साउथ पोल पास आए तो करंट की एक डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल पास आए या साउथ पोल दूर जाए तो एक डायरेक्शन है. मैंने आपको याद है एक बार बताया था, क्लॉकवाइज करंट इज नॉर्थ पोल और एंटी क्लॉकवाइज करंट इज नॉर्थ पोल. मैंने ऐसे एन और एस ड्रॉ किए थे, Anti-clockwise. Anti-clockwise. ऐसे बनाए थे एन और एस. जब नॉर्थ पोल पास आएगा इधर नॉर्थ इंड्यूस होगा, मतलब ये मैग्नेट की मोशन को अपोज कर रहा है. मैग्नेट पास आ रही है, ये रोक रहा है. साउथ पोल दूर जाएगा तो यहाँ नॉर्थ इंड्यूस होगा, साउथ पोल पास आएगा तो साउथ इंड्यूस होगा, नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो भी साउथ इंड्यूस होगा. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अलग लॉ है. वैसे तो हम लिख देते हैं कि नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ. लेंजेस लॉ क्या है? अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर बताना हो तो मैग्नेट अगर पास आ रही है कॉइल के, तो कॉइल उसको पास आने दे रही है या नहीं आने दे रही? नहीं आने देगी, नहीं आने दे रही. मैग्नेट दूर जा रही है तो मैग्नेट दूर जा रही है तो अट्रैक्शन या रिपल्शन? attraction, Attraction. पास आ रही है तो रिपल्शन, दूर जा रही है तो अट्रैक्शन. हिंदी में आपको लेंजेस लॉ बताता हूँ, इसका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. फिर लेंजेस लॉ इन हिंदी, मैं पास आता हूँ वो आने नहीं देती, मैं दूर जाता हूँ वो जाने नहीं देती. ये फंडा है लेंजेस लॉ का. बस मैग्नेट ने पास आना है तो पास नहीं आने देना, मैग्नेट ने दूर जाना है तो दूर भी नहीं जाने देना. मतलब पास आना है तो रिपेल करना है, दूर जाना है तो अट्रैक्ट करना है. तो हम लेंजेस लॉ को हिंदी में ऐसे ही पढ़ते हैं, मैं पास आता हूँ वो आने नहीं देती, मैं दूर जाता हूँ वो जाने नहीं देती. अब देख लो, सारे उसी के अकॉर्डिंगली बनाए हैं मैंने डायग्राम. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट. ये तो एक एक्सपेरिमेंट है सिर्फ. हमेशा याद रखना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा वही होगी कि वो कॉज को अपोज करेगी. और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस बन जाती हैं फिर कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ने कॉज को अपोज करना है. कॉज मतलब किस चीज का कॉज? जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही थी. इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों आ रही थी? किस रीजन से? फ्लक्स चेंज करने से. तो जिस भी कारण से फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ ने उसको अपोज करना है. यहां पे फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा था? मैग्नेट के पास आने से या दूर जाने से? दोनों सर, इस केस में, फर्स्ट केस में पास आने से, पास आने से. तो पास नहीं आने देना ना, अपोज करना है. दूर जा रही है तो दूर भी नहीं जाने देना. अब इसकी और एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जैसे मान लो मैग्नेटिक ब्रेक्स. मैग्नेटिक ब्रेक्स में क्या होता है कि मेरे पास एक ड्रम है, व्हील, मतलब व्हील्स के साथ ये ड्रम अटैच्ड है, इधर दोनों टायर लगे हैं. मैंने इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, नॉर्थ साउथ पोल. जब ये ड्रम घूमेगा टायर के घूमने के साथ, तो फ्लक्स चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर ड्रम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में घूमना शुरू हो जाए तो फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा, एंगल बिटवीन स्मॉल एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा कि नहीं करेगा? कोई चीज घूमेगी तो करेगा, करेगा. तो फिर अब फ्लक्स क्यों चेंज किया? मैं बोलूं कि अगर ड्रम के क्रॉस मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो फ्लक्स क्यों चेंज किया? किस रीजन से? घूमने की वजह से,
तो घूमने को अपोज करना है, वो मैग्नेटिक ब्रेक बन जाएगी। आपने ब्रेक लगानी है, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दो, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया तो ड्रम के घूमने से फ्लक्स चेंज कर रहा था और ईएमएफ इंड्यूस होगी जो उसको घूमने से रोकेगी। तो ब्रेक का यही काम होता है ना, रोकना, मतलब ड्रम घूम रहा है उसको ब्रेक लगा के रोक देना। सो हमेशा एक कॉज को अपोज करेगी कि जिस भी कारण से फ्लक्स चेंज कर रहा है उसको अपोज करना, दैट इज लेंजर्स लॉ। वो नेगेटिव साइन इस रीजन से था कि EMF is minus d phi by dt. Negative sign signifies that EMF always opposes change in flux. समझ में आई इतनी बात? Yes, sir. फेरेडे का सिंपल एक्सपेरिमेंट दोबारा सारा मैं रिपीट कर देता हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। फेरेडे ने सिंपल कॉइल ली, मैग्नेट ली, कॉइल को उसने गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया, कोई बैटरी नहीं लगाई। बैटरी नहीं लगाई मतलब हमारे पास कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है जिससे करंट फ्लो करे। फिर उसने देखा कि अगर वो मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आता है तो करंट फ्लो करती है, जितनी तेज लेके आता है उतनी ज्यादा करंट फ्लो करती है, जैसे ही रोकता है करंट जीरो हो जाती है। अब पास लाने से करंट फ्लो करती है तो उसने कहा फ्लक्स चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल में से पास कर रही हैं वो वेरी करती हैं, जिसके कारण करंट है या इंड्यूस्ड EMF है। जितनी तेज लाता है उतनी ज्यादा करंट फ्लो करती है, तो EMF is directly proportional to the rate at which the magnetic flux changes. Faster he moves the magnet, larger will be the rate of change of flux, larger will be the induced EMF, larger will be the induced current. As soon as the magnet stops, the current reduces to zero. That means it's an instantaneous phenomena. Induced EMF lasts only till flux is changing. जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद होगा तो करंट भी जीरो हो जाएगी। नेगेटिव, और फिर उसने मैथमेटिकली लिखा E is equal to minus d phi by dt. Negative sign signifies that EMF induced will always be such that it opposes the cause. मतलब हर जगह यही कंसेप्ट यूज होता है कि फ्लक्स चेंज करने से इंड्यूस्ड EMF के कारण इंड्यूस्ड करंट। जैसे उस दिन हम इंडक्शन हीटर की बात कर रहे थे। अब इंडक्शन हीटर में क्या था, उसमें फ्लक्स कैसे चेंज किया? आपको जो आपके घर में अगर इंडक्शन हीटर है वो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इसके ऊपर एक शीट लगी होगी किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की, तो इसके नीचे एक कॉइल है, ठीक है। आपने इसके ऊपर एक यूटेंसिल रख दिया कोई भी जिसमें खाना बनाना है आपने। अब ये कनेक्टेड है AC के साथ, AC सोर्स के साथ कॉइल कनेक्टेड है। इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल करंट है। मैं अगर इसकी फील्ड लाइंस बनाऊं तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो कर रही हैं, मतलब जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर यूटेंसिल में से पास कर रहा है। तो अगर नीचे करंट वेरी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा अगर जैसे इसमें करंट बढ़ रही है, AC ऐसे जाता है, AC को हम ऐसे मार्क करते हैं। जब करंट बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, मतलब इसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे। फिर ये कम होना शुरू हो गया तो मतलब फ्लक्स भी कम होना शुरू हो गया। दैट मीन्स इसमें कंटेनर में या अंदर जो आपने खाना रखा उसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेंगे एंड इंड्यूस्ड करंट विल जनरेट हीट। दैट हीट इज यूज्ड फॉर कुकिंग। कि इंड्यूस्ड करंट के कारण जो हीट जनरेट हो रही है, मैंने कहा था नीचे वाली ये जो प्लेट है ये गर्म नहीं होती बिकॉज ये इंसुलेटिंग मटेरियल की है। इसमें अगर इंड्यूस्ड EMF होगी भी तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी बिकॉज ये इंसुलेटर है। तो फ्लक्स तो प्लेट में भी चेंज कर रहा है, EMF भी इंड्यूस होगी पर करंट फ्लो नहीं करेगी बिकॉज इट्स एन इंसुलेटिंग मटेरियल। सिमिलरली इंडक्शन फर्नेस क्या होता है? इंडक्शन फर्नेस, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसमें जैसे इंड्यूस करंट होगा यूटेंसिल में, तो सर उसमें शॉक लग सकता है अगर उसको टच करेंगे तो? मतलब आप अगर हाथ रखो तो यस सर। स्मॉल करंट होता है, मतलब करंट तो फ्लो करेगा, आपको ऐसे फील नहीं होगा इतना ज्यादा बिकॉज एडी करंट्स, इसको बेसिकली हम सर्कुलर करंट्स या एडी करंट्स भी बोलते हैं। जैसे मान लो किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं अपना हाथ भी ऐसे मूव करूंगा ना, जैसे मान लो इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है
तो मैं रूम के डोर के पास खड़ा हो गया, कभी अपना हाथ अंदर करता हूँ कभी बाहर करता हूँ, तो इंड्यूस्ड करंट तो फ्लो करती है पर उससे शॉक नहीं लगता, बिकॉज शॉक कब लगता है? चार्ज डेंजरस होता है, फ्लो ऑफ चार्ज डेंजरस होता है। Flow of charge. फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम योर बॉडी टू अनदर बॉडी, या आपकी बॉडी में चार्ज घूमता रहे तो भी डेंजरस है। अगर आपकी बॉडी से किसी और में जाए, जैसे अर्थ में जाए, किसी और चीज में जाए, किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट में जाए, तब वो डेंजरस होता है। इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होती है वो सर्कुलर करंट्स होती है, वो एक छोटे से रीजन में ही फ्लो करती रहती है, तो दैट डजंट कॉज शॉक। ये ब्रेन के कनेक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं करती। नॉर्मल हम लेते हैं कि जब आपका अप्लाइड सोर्स के कारण करंट होगी, जैसे आपने सॉकेट को टच कर दिया तो उसमें करंट आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करती है, मतलब जहां से आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां से उसको निकलना है वहां तक वो पूरा फ्लो कर रहा है। इंड्यूस्ड करंट की प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स में कि वो सर्कुलर करंट्स की फॉर्म में गोल गोल घूमते हैं, इसीलिए दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एडी करंट्स। एडी का मतलब क्या होता है? एडी इज एन इंग्लिश वर्ड, एडी फिजिक्स का वर्ड नहीं है। एडी एडी सर्कुलर करंट्स इन वाटर। कई बार आप मतलब सी में पानी ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है, उसको हम कहते हैं एडी करंट्स। तो इसमें बिकॉज करंट ऐसे सर्कुलर लूप्स में या क्लोज लूप्स में फ्लो करते हैं, वी कॉल इट एडी करंट्स। दो नाम होते हैं इनके एडी करंट्स है। फोकॉल्ट करंट, फोकॉल्ट बिकॉज साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था। फोकॉल्ट ने और क्या डिस्कवर किया था? फोकॉल्ट ने सिंपल पेंडुलम। अच्छा, पिछले एक क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ मैं। मैंने एक पेंडुलम बनाया था, उसे दोबारा बना लेते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है विद अ कॉइल एट इट्स बेस, एसएचएम होगा या नहीं होगा? एसएचएम होगा या नहीं होगा? एसएचएम में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रहता था या बदलता था? Constant. बिकॉज हमने कौन सी फोर्सेस को निग्लेक्ट किया था? Non-conservative. पॉजिटिव फोर्सेस, हमने डैम्पिंग फोर्सेस निग्लेक्ट कर दी थी। इसमें अगर ये कॉइल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, एरिया चेंज कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ही कौन सी होगी विच विल अपोज मोशन? डैम्पिंग होगी, तो इसमें हमेशा डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड होंगी। सो डैम्पिंग मोशन होगी, इसकी कभी भी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता, बिकॉज इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी, दैट विल अपोज द मोशन ऑफ द कॉइल। इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल बनते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, से मेरे पास एक मैग्नेट है विच फॉल्स थ्रू अ पाइप। मेरे पास ऐसे एक पाइप है, मेटालिक पाइप है, और मैंने एक मैग्नेट इसमें ड्रॉप कर दी। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? एक मैग्नेट इसमें ड्रॉप कर दी, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? लॉन्ग पाइप, मैग्नेट ड्रॉप की, जब मैग्नेट पास आ रही है तो इस पाइप का मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है। तो उसमें करंट फ्लो करेगी विच अपोजेस Motion. मोशन ऑफ Magnet down. फ्री फॉल होता तो एक्सेलरेशन इज जी। इंड्यूस्ड करंट ने जी को अपोज किया, नीचे आ रही थी मैग्नेट, उसको नीचे आने से रोका। तो जो रिटार्डिंग फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Increases with speed. स्पीड बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन इसकी बढ़ेगी या कम होनी शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू. कम होनी शुरू हो जाएगी। अब ये पूरी एंटर कर गई इसके अंदर मैग्नेट। अब फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया। फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया बिकॉज पूरी मैग्नेटिक पाइप के अंदर आ गई। अब
एक्सेलरेशन कितनी? जी जी, बिकॉज अब ये बाहर निकलनी शुरू हुई तो बाहर निकलेगी तो फ्लक्स कम होगा, वो कम भी नहीं होने देना, तो फिर एक्सेलरेशन लेस देन जी। अच्छा, मैं ऐसे की जगह अगर मैं ऐसे एक रिंग बनाता एंड अ मैग्नेट फॉल्स थ्रू दिस रिंग, इसकी एक्सेलरेशन जी लेस देन जी, less लेस देन जी। मेरे पास दूसरा केस है जहां पे रिंग में एक कट है, पूरा रिंग नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन G. इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर सकती है, No sir, close. नो सर तो इसमें एक्सेलरेशन जी, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट थी, उसने मोशन को अपोज करना था, इंड्यूस्ड करंट नहीं होती तो फिर मोशन अपोज नहीं होती। और इसका यूज जैसे ट्रांसफॉर्मर देखा है किसी ने कैसे बनता है? ट्रांसफॉर्मर किसी के घर के पास लगा हो, पास खड़े होकर ध्यान से देखा हो ट्रांसफॉर्मर कैसे बनता है? अच्छा, ट्रांसफॉर्मर में एसी होती है डीसी होती है? AC. एसी होती है। तो उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे करते हैं वोल्टेज को? इट्स अ केस ऑफ, स्टेप डाउन उसमें दो कॉइल्स हो जाती हैं, प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट आ रही है, मतलब जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की सप्लाई है, सेकेंडरी कॉइल जहां से आउटपुट लेके आपके घर में सप्लाई देनी है। सेकेंडरी कॉइल के साथ कोई बैटरी नहीं लगी, प्राइमरी कॉइल पीछे से वोल्टेज आ रही है, तो जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करता है उससे सेकेंडरी में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करती है जो आपके घर में आती है। तो ये सारी चीजें जो है, सारा जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स हैं, ये कोर के ऊपर होती हैं। कोर के ऊपर लाइक फेरेडे का अगर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि किस तरह से ट्रांसफार्मर काम करता है। मतलब ये ट्रांसफार्मर नहीं है बट प्रिंसिपल इज सेम। ये फेरेडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट था। फेरेडे ने दो कॉइल लिए, प्राइमरी कॉइल के साथ तो बैटरी लगा ली, सेकेंडरी कॉइल के साथ सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया। अगर हम प्राइमरी कॉइल में वेरिएबल करंट फ्लो करते हैं, जैसे आपने स्विच को जब बंद किया, स्विच को बंद किया तो प्राइमरी कॉइल में करंट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. जब करंट बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है. बढ़ रहा है। ये जो ये बनाया हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो कोर है इसका, जिसके ऊपर दोनों कॉइल्स को लपेटा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी को, जब इसमें करंट बढ़ेगी तो कोर में फ्लक्स चेंज होगा? Yes sir. कोर में इंड्यूस्ड करंट होगी, इस Yes. कोर में भी इंड्यूस्ड करंट होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से भी पास कर रही हैं, तो इस कॉइल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी और इंड्यूस्ड करंट होगी। तो ही फाउंड दैट कि जब वो स्विच को बंद करता है मोमेंटली, जब तक इसमें करंट फ्लो बढ़ रही है प्राइमरी कॉइल में, जब तक एकदम से तो बढ़ेगी नहीं, इट मे टेक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, पर जब इसमें करंट बढ़ रही है तो इस कॉइल में भी डिफ्लेक्शन आ जाती है, विच शोज दैट प्राइमरी में करंट बढ़ने से सेकेंडरी में डिफ्लेक्शन आ रही है, बिकॉज Magnetic fluxes change. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। फिर उसने कहा कि अगर करंट बढ़ने से आनी चाहिए तो करंट कम होने से भी आनी चाहिए। तो अगर मैं स्विच में करंट फ्लो कर रही थी, मैंने स्विच को ओपन कर दिया तो करंट कम होगी, करंट कम होगी तो सेकेंडरी में अब सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन रहेगी या ऑपोजिट? Opposite. बिकॉज जब इसमें करंट बढ़ रही थी तो बढ़ने नहीं देना था, बिकॉज करंट बढ़ने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो जब इसमें करंट बढ़ेगी उसको बढ़ने नहीं देना, जब कम होगी उसको कम भी नहीं होने देना। तो ये फाउंड कि वो स्विच को दबाता है, मतलब प्रेस करता है, करंट बढ़ती है तो भी सेकेंडरी में डिफ्लेक्शन आती है। अगर वो स्विच को ओपन करता है, करंट कम होती है प्राइमरी में तो भी सेकेंडरी में डिफ्लेक्शन आती है।
और जो नीचे कॉइल है, सॉफ्ट आयरन कोर है, इसमें दोनों केसेस में ही करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो करेगी तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो दैट रिजल्ट्स इन एनर्जी लॉसेस बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें नहीं चाहिए कि उसमें हीट जनरेट हो। तो अगर उसमें कोई एनर्जी जनरेट हो रही है तो बेसिकली वो एनर्जी लॉस में गिना जाएगा। तो हम क्या करें कि कोर में हीट जनरेट ना हो? आप में से कौन बता सकता है आयरन कोर लिया ही क्यों, इसका फायदा क्या है? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला mu naught small n mu I. naught n I यूनिट एन नहीं, मीडियम है तो mu r mu naught n I. म्यू नॉट म्यू आर। आयरन कोर डाला है, आयरन कोर तो म्यू आर की वैल्यू, Thousands. मैग्नेटिक फील्ड हमने बहुत ज्यादा बढ़ा लिया सॉफ्ट आयरन कोर करके, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ा लिया, फील्ड लाइंस भी बढ़ गई, चेंज इन फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा। तो उसकी डिसएडवांटेज ये है कि सॉफ्ट आयरन कोर में हीट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो हीट कैसे कम जनरेट हो, क्या करें अब कि हीट जनरेट ना हो ज्यादा? Hysteresis loop. नहीं, ट्रांसफॉर्मर के पास खड़े होकर कभी ध्यान से देखा है तो शायद पता हो। बिकॉज 12th में तो बहुत सारे बच्चे मॉडल भी बनाएंगे ट्रांसफॉर्मर का फाइनल एग्जाम के लिए, मार्केट से ले आते हैं ट्रांसफॉर्मर खरीद के, मिनिएचर मॉडल। कुछ आइडिया दे सकते हो? अच्छा ऐसे बताओ, अगर मेरे को सॉफ्ट आयरन कोर बनाना है, मैं एक मोटी शीट लूं, उसका फायदा है कि बहुत सारी छोटी छोटी पतली शीट्स लेके उनको ज्वाइन कर दूं और उनके बीच में इंसुलेटिंग पेस्ट लगा दूं? छोटी छोटी लगे तो फायदा बीच में अगर दो शीट्स के मैं इंसुलेटिंग प्लेट लगाता हूँ, मतलब जैसे बुक होती है तो बहुत सारे पेजेस को ज्वाइन करके बनी है, तो अगर मैं दो पेजेस के बीच में इंसुलेटर लगा दूंगा तो करंट फ्लो करेगी उस बुक के अंदर सर्कुलर लूप्स में? नहीं, so that reduces एडी करंट्स। तो ट्रांसफॉर्मर ऐसे ही बनता है, जब भी हमने कोर बनाना होता है आयरन की प्रॉपर्टीज का भी यूज कर लिया बिकॉज मीडियम तो आयरन ही है, थिक शीट की जगह बहुत सारी थिन शीट्स को ज्वाइन करके बनाया। उसका फायदा ये हुआ कि परमिएबिलिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ा पर लार्ज एडी करंट्स फ्लो नहीं की, लार्ज एडी करंट्स फ्लो नहीं की, तो उसके कारण जो हीट जनरेट होनी थी वो नहीं हुई। अब जैसे मैंने पेंडुलम का एग्जांपल लिया, उसमें मैंने कॉइल को सस्पेंड किया था। मैं आपसे पूछूं, अगर मैं कॉइल की जगह एक मेटालिक शीट लेता हूँ और वो ऑसिलेट कर रही है, उसमें भी एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी, मतलब इंड्यूस्ड करंट्स होंगी जो मोशन को अपोज करेंगी या नहीं होंगी? कॉइल की जगह शीट है, होंगी, डैम्पिंग मोशन होगी उसमें भी। तो डैम्पिंग को कम करना है तो कैसे बनाए हम शीट को? बाय जॉइनिंग थिन शीट्स टुगेदर, ताकि एडी करंट्स फ्लो ना करें, इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, लेंजर्स लॉ में मैंने कहा कि the direction of induced EMF always opposes the cause. अगर कॉइल मैग्नेट की मोशन को अपोज ना करता तो फिजिक्स का कौन सा लॉ गलत प्रूव हो जाता? मैं मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहा हूं, मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आया, अगर कॉइल इसकी मोशन को अपोज ना करे, कॉइल इसकी मोशन को अपोज ना करे, तो फिजिक्स का कौन सा लॉ गलत प्रूव हो जाएगा? Energy conservation. क्यों? सके कि अगर अपोज नहीं करेगा तो बिना कुछ एनर्जी के यूटिलाइजेशन। अपोज नहीं करेगा तो मतलब मेरे को मैग्नेट को मूव करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं चाहिए। अगर मैग्नेट को मूव करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए मींस वर्क डन टू मूव द मैग्नेट इज जीरो। मैंने मैग्नेट को मूव किया बिना वर्क किए, बस कॉइल में करंट फ्लो की, मतलब हमने एनर्जी जनरेट कर ली बिना वर्क किए, विच इज नॉट पॉसिबल। जब आप मैग्नेट को मूव करोगे कॉइल उसकी मोशन को अपोज करेगा,
Therefore, you have to do some work to move the magnet. That work done gets converted into electrical energy. तो हमें मैग्नेट को मूव करने के लिए उस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करना है, अदरवाइज अ परपेचुअल मोशन मशीन बन जाती है कि आप काम नहीं करते फिर भी एनर्जी जनरेट होती है, विच इज नॉट पॉसिबल. तो जो हम वर्क करेंगे मैग्नेट को मूव करने के लिए, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो फेरेडे के हम 2 लॉ लिख देते हैं, फेरेडे के लॉज जैसे अगर आए स्कूल में तो, कि whenever there is change in magnetic flux, EMF is induced, and second is EMF induced is always directly proportional to rate of change of flux and lasts only till the flux is changing. इतना समझ में आया जो आज बताया, स्टोरी बताई सर, क्लियर है सबको? इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो. सर वो थिन शीट्स का कंसेप्ट नहीं समझ आया अच्छे से. अगर मेरे पास एक शीट है, देखो एडी करंट्स जो है, मैंने कहा ये सर्कुलर लूप्स, क्लोज्ड लूप्स की फॉर्म में फ्लो करती हैं, ठीक है. मान लो इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है, इंड्यूस्ड करंट्स. बट अगर मैंने शीट बनाई ऐसे बहुत सारी थिन शीट्स को ज्वाइन करके और 2 शीट्स के बीच में इंसुलेटर लगा दिया, तो अब स्मॉल एडी करंट्स ही फ्लो कर सकती है ना, बिकॉज एक से दूसरे में तो जा नहीं सकती क्योंकि बीच में इंसुलेटर है. तो स्मॉल रीजन्स में एडी करंट्स फ्लो कर सकती हैं बस. तो एडी करंट्स अगर कम फ्लो करेंगी तो हीट भी कम जनरेट होगी. जैसे हमने स्ट्रिप्स ली हैं. हाँ, स्ट्रिप्स को ज्वाइन करके शीट बना ली ना. ओके सर. जैसे मैंने आपको बोला कि मोटी बुक है तो बहुत सारे पतले पेजेस ज्वाइन कर करके बनी है वो. yes, तो 2 sir. पेजेस के बीच में इंसुलेटर लगा दिया. एक और आसान तरीका भी होता है, बिकॉज इंसुलेटर ही चाहिए ना. मान लो मेरे पास ये शीट है एक, अगर मैं इसके बीच में से कट डाल दूं, मतलब सब नाइफ एंड आई कट इट, बीच में से कट डाल दिए इसके, तो कट मींस देयर इज एयर गैप आ गया. मतलब आपने बीच में से मान लो ऐसे छोटे छोटे पीस रिमूव कर दिए. जब आपने ऐसे बीच में छोटे छोटे पीस रिमूव कर दिए यहां से, मतलब ये वाला रीजन रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे एयर गैप आ गया. तो वो भी वही काम करेगा कि एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, लार्ज एडी करंट्स फ्लो नहीं करेंगी तो हीट जनरेटेड कम हो जाएगी. इस यूनिट के ना 2 पार्ट है, ईएमआई एंड एसी. बोर्ड में तो इक्वल वेटेज रहती है नॉर्मली, 4 नंबर का ईएमआई आएगा, 4 नंबर का ही एसी आएगा, तो इक्वल वेटेज रहेगी. कंपटीशन में सिर्फ ईएमआई आएगा, एसी बहुत रेयर, बिकॉज ईएमआई इज अ वेरी कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर. बहुत सारे कंसेप्चुअल है, कहीं आपको डायरेक्शन निकालने के लिए बोल देंगे, कहीं पे मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ, जैसे एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन पूछे, तो इस तरह के बहुत सारे इसमें कंसेप्चुअल बन जाते हैं. और इसके अगर आप एचसी भी उठाओगे तो मेरे ख्याल से काफी सारे क्वेश्चन होंगे एचसी में भी ईएमआई के, बिकॉज एचसी में अलग अलग चैप्टर है, ईएमआई एसी. एसी में तो कम क्वेश्चन होंगे, वो भी हमने ज्यादा करने नहीं होते, बट ईएमआई में तो काफी सारे क्वेश्चन होते हैं. और थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, मे भी 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी. 98 क्वेश्चंस हैं, तो आपको ऑन एन एवरेज हफ्ते में खत्म करना है, तो 13-14 क्वेश्चन रोज करोगे तो होंगे खत्म ये एचसी के 98 क्वेश्चंस. उसके अलावा असाइनमेंट्स भी दूंगा, वो भी करनी है. सो यू कैन राइट फेराडेज एक्सपेरिमेंट. इसमें आपने कॉइल लिया था, उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर वो आपने जॉइंट पूरा मतलब क्लोज लूप किया था, उसको जरूरी है क्लोज लूप करना? क्या? एक बार आपने ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया था, एक बार वो दिखा दो. आप क्वेश्चन पूछो पहले, मैं से क्या पूछ रहे थे, मैं वैसे ही बता देता हूँ. ट्रांसफार्मर वाला डायग्राम है जो उसके अंदर जो लूप कॉइल का जो कॉइल था वो क्लोज लूप में लिया था ना आपने? हाँ, वो इनर वाला कॉइल जो सॉफ्ट आयरन बोलता था. प्राइमरी और सेकेंडरी 2 लिए थे ना. तो प्राइमरी कॉइल को बैटरी के साथ लगाया हुआ था, सेकेंडरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ लगाना है. सेकेंडरी में हमने कोई बैटरी नहीं लगानी. सर इसमें वो स्टेप बात कर रहा हूं. पूछो क्या पूछ रहे हो. सर इसमें मतलब स्टेप डाउन कैसे हुआ, मतलब पूरे प्रोसेस से, मतलब वो इंड्यूस. ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन बाद में आएगी, फेराडेज एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफार्मर नहीं है. ट्रांसफार्मर तो प्रॉपर आपका आर्टिकल है कि स्टेप अप कैसे करना है, वो टर्न्स रेशो को चेंज करके करते हैं, वो सब नहीं बताया अभी मैंने.
कि टर्न्स रेशो के साथ स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे करना है, तो सिर्फ प्रिंसिपल बताया कि ट्रांसफॉर्मर भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे कैसे कम करेंगे वो तो जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तब करेंगे. So you can write Faraday's experiment. Faraday's experimental setup. Faraday's experimental setup. शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, इसके नोट्स भेज दूंगा, डिटेल में उसमें से पढ़ लेना. Faraday's experimental setup consists of a bar magnet and a solenoidal coil and a solenoid coil with galvanometer attached across its two ends. With galvanometer attached across its two ends. Solenoidal coil. With galvanometer attached across its two ends. He found that whenever he moves the magnet towards the coil, whenever he moves the magnet towards the coil, whenever he moves north pole of magnet towards coil कर लो, whenever he moves north pole of magnet towards the coil, galvanometer shows deflection. If north pole is moved away, if north pole is moved away from the coil, if north pole is moved away from the coil, galvanometer still shows deflection. Galvanometer still shows deflection, but the direction of deflection is reversed. Direction of deflection is reversed. Similar results were obtained if south pole is moved towards or away from the coil. If south pole is moved towards or away from the coil, faster he moves the magnet, larger will be the deflection. Faster he कॉइल के moves. बाद क्या बोलते आप वर्ड मूव टुवर्ड क्या बोल रहे कैसे रिपीट कर दो राइट कहाँ तक लिखा आपने? similar results Similar results were obtained if were obtained if south pole is moved towards or away from the coil. Faster he moves the magnet, larger will be the deflection. Faster he moves the magnet, larger will be the deflection. And as soon as the magnet is stopped, as soon as the magnet is stopped, deflection reduces to zero.
He repeated the experiment. By keeping the magnet stationary and moving the coil, deflection will still be there. But if both magnet and coil are moving in same direction with same velocity, if both magnet and coil are moving in the same direction with same velocity, no deflection was found in the galvanometer. इसके नीचे लिखो conclusions. Faraday concluded that whenever there is relative motion between magnet and the coil, magnetic flux linked with the coil changes. Sir, magnetic flux. Linked with the coil changes. And this results in induced EMF in the coil. This results in induced EMF in the coil. The induced EMF will be the magnitude of induced EMF will be directly proportional to rate at which magnetic flux changes. Rate at which magnetic flux changes. Next is Faraday's laws. Faraday's laws. First is
First law, whenever magnetic flux linked with a coil changes, an induced EMF is produced in the coil. Whenever magnetic flux linked with a coil changes, an induced EMF is produced in the coil. Second is magnitude of induced EMF. Second law, magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. So repeat करना. Magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. There is E is proportional to d phi by dt. There is E proportional to d phi b by dt. Where phi b is magnetic flux. Where phi b is magnetic flux. इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो, this EMF lasts only till the magnetic flux is changing. This EMF lasts only till the magnetic flux is changing. नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे. इसके मैं नोट सेंड करूंगा अभी, वो पढ़ लेना. एक असाइनमेंट है, 8 क्वेश्चंस वो ट्राई करके देखना. एंड ऑल आर बेस्ड ऑन चेंज इन फ्लक्स. कि आपको सिर्फ ये देखना है ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम. सो उससे आपकी ईएमएफ निकलती जाएगी हर क्वेश्चन में. Excuse. हाँ जी. सर एक प्रीवियस असाइनमेंट डाली थी आपने, इसमें डाउट्स आ रहे थे. कौन सी असाइनमेंट? जिसमें 9 क्वेश्चंस थे, मतलब वो सॉल्यूशन सेंड कर देता हूँ. मैंने कुछ लोगों ने जिन्होंने की थी उनको सॉल्यूशन सेंड कर दिए थे उसके. सो आपके भी जितने क्वेश्चन हो गए वो सबमिट कर दो, सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा मैं. मुझे जैसे नहीं आया उन्होंने पूछते थे तो उनके सॉल्यूशन भेज दिए थे मैंने उनको सारे के. ऐप पे अपलोड कर दी थी, व्हाट्सएप पे भी कर दी. आपके जो नहीं निकले वो भेज देना ना. वैसे मेरे पास फाइल ही है, मैं सारे सॉल्यूशन ही सेंड कर दूंगा.